हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह 2024 और कंप्लीट करेंगे इकोनॉमिक्स। हालांकि फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप लोग को भी पता है कि एक बार में वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत सारे इसमें टॉपिक दिए गए थे, तो आज हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक है बजट एवं राजकोषीय नीति। बजट एवं राजकोषीय नीति से मैं प्रारंभ कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बजट सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय, व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट जो है सरकार का सर्वप्रमुख वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय, व्यय एवं आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? तो आंसर हो जाएगा सरकार का राजकोषीय नीति का। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? बताएंगे। भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन को। और जेम्स विल्सन ने ही 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय पहला बजट प्रस्तुत किया था। यहाँ पे दिया भी गया है। भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। किसने बजट पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। क्लियर। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? बजट जो है अनुच्छेद 112 के तहत जारी किया जाता है। हालांकि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा मिलता है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आर के षणमुखम सेठी के द्वारा। आर के षणमुखम सेठी। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तीनों से क्वेश्चन रहेंगे। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? बताएंगे। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा। प्रतिवर्ष 1 फरवरी को। कब? प्रतिवर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। भारत के प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है? सबसे ज्यादा व्यय जो है ब्याज भुगतान में ही किया जाता है। आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई ने। कब? 1962 से 63 में। 1962 से 63 में। 1800 नहीं होगा, 1962 से 63 में। भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में। क्लियर। भारत में सार्वजनिक व्यय की योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को कब समाप्त किया गया? आंसर हो जाएगा वर्ष 2017-18 के बजट से। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? शून्य आधारित बजट सबसे पहले राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था। आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। शून्य आधारित बजट का जनक पीटर ए पायर को कहा जाता है। शून्य आधारित बजट का जनक किसे कहा जाता है? पीटर ए पायर को। सर्वप्रथम वर्ष 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जीरो वेस्ट वेस्टिंग को अपनाया गया था। याद रखिएगा, सबसे पहले जीरो वेस्ट वेस्टिंग को कहाँ अपनाया गया था? तो अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में। कब? 1973 में। बाद में इसे अमेरिका के संघीय बजट 1979 में भी अपनाया गया। भारत में इसे सर्वप्रथम 1987-88 के आम बजट में लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। कब जीरो वेस्ट वेस्टिंग को अपनाया गया था? तो 1987-88 के आम बजट में। आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटे की अवधारणा वर्ष 1985 में सुखदेव चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? विवेक देवराय समिति। आंसर हो जाएगा विवेक देवराय समिति। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई। आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा। सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं राजकोषीय नीति कहलाती है।
राजकोषीय नीति है क्या? तो सरकार की आय, व्यय, ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं जो है राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या हैं? संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास। राजकोषीय नीति के 4 प्रमुख पक्ष हैं: संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास। नेक्स्ट है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान जो है राजकोषीय घाटे का है। किसका है? राजकोषीय घाटे का है। वर्ष 1920-30 के वृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? फिर से सुनिएगा, वर्ष 1920-30 के वृहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग करने का सुझाव किसने दिया था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने, प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा बीपी सिंह के द्वारा किया गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? एक बार फिर से, केंद्र सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति किस मद से की जाती है? घरेलू उधारों से। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? वर्ष 2003 में। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? माफ करिएगा, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटे के। राजकोषीय घाटे के। ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? ऐसा व्यय जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाता है? इसे कहते हैं राजस्व व्यय। क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं। केंद्रीय बजट में चालू खाते के व्यय की सबसे बड़ी मद है। आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान। केंद्रीय बजट में चालू खाते के व्यय की सबसे बड़ी मद है ब्याज भुगतान। क्या है? ब्याज भुगतान। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ सही क्रम क्या है? केंद्र सरकार के बजट घाटों का घटता हुआ क्रम बताना है तो राजकोषीय घाटा पहले आएगा, उसके बाद आगम घाटा, फिर प्राथमिक घाटा। निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? निर्विक योजना का उद्देश्य क्या है? उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। उच्चतर निर्यात ऋण वितरण। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटा दिया जाए तो प्राप्त प्रतिफल जो है प्राथमिक घाटा कहलाता है। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहेंगे राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने की नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करने को नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? आउटकम बजट पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 2005 में। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सूर्यास्त बजट के नाम से जाना जाता है, सनसेट बजट के नाम से जाना जाता है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है?
जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम को जमाकर्ता के लिए जमा राशि बीमा का दायरा बढ़ाकर कितना किया गया है? 5 लाख रुपए। वित्त मंत्री किस विधेयक द्वारा नए करों के रोपण, वर्तमान कर ढांचे में सुधार या उसी रूप में अनुमोदित करने का प्रस्ताव रखते हैं? वित्त विधेयक द्वारा। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? आंसर हो जाएगा 15%। विनिर्माण क्षेत्र में नई कंपनियों के लिए निगम कर की दर को कम करके किस स्तर पर लाने का निर्णय लिया गया है? 15%। नेक्स्ट है, किसी वित्तीय वर्ष में बजटीय व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त किए गए ऋण को क्या कहते हैं? बताइएगा। इसे कहेंगे सार्वजनिक ऋण। क्या कहेंगे? सार्वजनिक ऋण। आप लोगों को ही बोरिंग थोड़ा लग रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स है, आप लोग भी समझ सकते हैं और मैं इसे लगातार से कम टाइम में ही कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? 7.3%। 7.3% अनुमानित है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 11.1%। कुल की बात की जाए तो 11,11,111 करोड़ रुपए। बजट 2023-24 में श्री अन्न को किस फसल के लिए संदर्भित किया गया था? श्री अन्न को किस फसल के लिए संदर्भित किया गया था? मोटे अनाज या पोषक अनाज के लिए। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्त मंत्री ने किन प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित करने की बात की है? अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्त मंत्री ने किन प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित करने की बात की है? गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता को। गरीब महिलाएं, युवा और अन्नदाता को। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार किस योजना के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा रूफ टॉप सोलराइजेशन। इसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? राजकोषीय नीति का आरंभ वर्ष 1936 से। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे क्राउडिंग आउट प्रभाव। जब सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा पेश किया गया? वर्ष 2011-12 के बजट में। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को वर्ष 1985 में किसके द्वारा? सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपाय या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? राजकोषीय नीति अपना प्रभाव किन उपायों या उपकरणों के प्रयोग से उत्पन्न करती है? तो बजट हो गया, कर हो गया, सार्वजनिक व्यय तथा ऋण के माध्यम से। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? करों में वृद्धि कर दिया जाता है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा किस दर पर स्थिर रखा गया है? 5.1%। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? ट्रेजरी बिल प्रणाली 31 मार्च 1997 से। नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आय कर में छूट की सीमा को कितनी राशि तक बढ़ाया जाएगा? 7 लाख तक। बजट के अनुसार मोटे अनाज के लिए ग्लोबल हब क्या होगा? बजट के अनुसार मोटे अनाज के लिए ग्लोबल हब क्या होगा? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद। पीएम प्रणाम योजना क्या है? पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है। योजना का उद्देश्य जो है रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है। पीएम प्रणाम योजना। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ था? जॉन मथाई को। कब? 1950 में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कृषि एवं संबंध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि से है। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? कृषि को किस सूची के अंतर्गत? तो राज्य सूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में रखा गया है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नागालैंड में। कृषि मूल आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? प्रोफेसर
M.L. दंतवाला की अध्यक्षता में, प्रोफेसर M.L. दंतवाला की अध्यक्षता में। कृषि मूल आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल आयोग कब किया गया? वर्ष 1985 में। कृषि मूल आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1965 में। कृषि लागत एवं मूल आयोग CACP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या 20 है। कितनी है? 20 है। भारत के सकल मूल वर्धन में कृषि एवं उसे संबंधित क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 18.3% वर्ष 2022-23 में। भारत के कृषि शाख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? भारत के कृषि शाख के संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? MSP 2 बार की जाती है। किसके द्वारा? तो CACP के द्वारा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन नेफेड है। क्या है? नेफेड। भारत में कृषि श्रम शक्ति का प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग 60%। भारत में कृषि श्रम शक्ति का प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है लगभग 60%। बजट 2023-24 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया है। 20 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया है। किसके लिए? कुल कृषि साख वितरण का लक्ष्य। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? बताइएगा। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, इसका मुख्यालय हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें सम्मिलित हैं। इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चावल आता है, गेहूं आता है, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसल आते हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2008 में। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2008 में। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि कहलाता है। 1 हेक्टेयर से कम सीमांत जोत कहलाएंगे। सीमांत जोत। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? यह अनुमानित करेगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना वर्ष 1970 की गई थी। भारत में प्रथम कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना कब की गई थी? 1970 में की गई थी। तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती रही है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? 57.8% है। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण के द्वारा होता है? तो विश्व बैंक के द्वारा होता है। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है? भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष? चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना की है। स्टेबलाइजेशन, माफ करिएगा, प्राइस स्टेबलाइजेशन की स्थापना की है चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वर्ष 2007-8 में। कृषि लागत और कीमत आयोग वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 22+1 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है। 7 अनाज हो गया, 5 दलहन हो गया, 7 तिलहन और 4 वाणिज्यिक फसल, और यही 23 फसलों के ही MSP जारी किया जाता है। UNDP ने प्रोफेसर M.A. स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। UNDP ने प्रोफेसर M.A. स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का पिता कहा है। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किन्हें कहा जाता है? प्रोफेसर M.A. स्वामीनाथन को।
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्थिक परिस्थितिकी का पिता किसे कहते हैं? प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करके बताएं। कुछ सुधार भी करना है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड जो है किससे संबंधित है? कृषि विपणन से। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? अधिप्राप्ति मूल्य पर करती है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो यह हो जाएगा FCI, भारतीय खाद्य निगम। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो लखनऊ में है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के किस वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था? अच्छा, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाली कृषि ऋण की प्रकृति होती है तो होती है दीर्घकालिक। भूमि विकास बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाली कृषि ऋण की प्रकृति कैसी होती है? दीर्घकालिक। भूमि विकास बैंक का गठन किया गया था 1920 में, हालांकि कार्य प्रारंभ किया था 1929 में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भारत की औसत फसल गहनता लगभग कितनी है? फसल गहनता 142% है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? MSP की अवधारणा किसके द्वारा? तो लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा वर्ष 1965 में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम वर्ष 2011-12 में। जनसंख्या का दबाव, प्रछन्न बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण है जनसंख्या का दबाव, प्रछन्न बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि वृद्धि दर 2.1% थी, किंतु वस्तुतः यह लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुई, 2.71% प्राप्त हुई। लक्ष्य था 2.1 का, प्राप्त हुआ 2.71 का। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादन में लकड़ी के हैलो के स्थान पर लोहे के हैलो का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाले प्रौद्योगिक प्रगति का उदाहरण है। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हैलो के स्थान पर लोहे के हैलो का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है? HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया है। HDFC बैंक ने। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? मेगा फूड पार्क गेतलसूद, रांची। गेतलसूद, रांची। प्रमुख कृषि संस्थान। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमुख कृषि संस्थान और इसका स्थान दिया गया है, मुख्यालय दिया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड का मुख्यालय हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो यह हो जाएगा कटक। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड करनाल, जो कि हरियाणा में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, माफ करिएगा, भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, यह आनंद में है। आनंद कहाँ? गुजरात में। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, गुजरात है। और भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। कन्फ्यूज हो गए थे, बट कोई नहीं, सुधार कर लीजिए।
भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? तो आनंद गुजरात। और भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल क्या है? हरियाणा। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग। कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, बैरकपुर पश्चिम बंगाल। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर। टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ? तो जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षक निदेशालय फरीदाबाद। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हासरघट्टा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला यह है अल्मोड़ा। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी यह हो जाएगा पुणे। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता। भारतीय प्राकृतिक रेजेंस एवं गम स्थान यह कहाँ है? तो रांची में है। याद तो नहीं हुआ होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा खुद से ही, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं या फिर कहीं आपके नोट में तो होगा ही, अपना नोट्स भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नज़र फिर से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्री सेक्टर। व्यवसायिक क्रियाकलापों के उत्पादन पक्ष को उद्योग कहा जाता है। यह ऐसी व्यवसायिक क्रिया है जो वस्तुओं के उत्पादन, परिष्करण अथवा निर्माण से संबंधित होती है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जाता है? बताइएगा। यह क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिला होगा कहीं ना कहीं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जाता है? कृषि क्षेत्र का। किसका? कृषि क्षेत्र का। नेक्स्ट है ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? सूचना प्रौद्योगिकी को। किसे? सूचना प्रौद्योगिकी को। भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है? भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योग का दर्जा प्राप्त है? आंसर हो जाएगा कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा त्याग इस्पात। 8 मूल उद्योग के सूचकांक में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान है रिफाइनरी उत्पाद का। रिफाइनरी उत्पाद का। भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड किससे संबंधित है? रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड किससे संबंधित है? रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। कल मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR। औद्योगिक नीति के द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कितने आधारभूत उद्योग आते हैं? यह आते हैं 6। कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, टेलीफोन तथा खनिज तेल प्रसंस्करण उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना होगा? बताएंगे। बजट 2023-24 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना होगा? 19,700 करोड़। वर्ष 2030 तक 5 MMT या फिर वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य। भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग हथकरघा उद्योग है। क्या है? हथकरघा उद्योग है। कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? कंपनी द्वारा किस पूंजी पर लाभांश की घोषणा की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर। निजीकरण से क्या आशय है? निजीकरण से क्या आशय है? निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। वर्तमान में कपड़ा निर्यात में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कपड़ा निर्यात में भारत का दूसरा स्थान है। भारत में मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना है।
वर्ष 2005 में गठित राष्ट्रीय निवेश निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय निवेश निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना। और भारत में मेगा फूड पार्क्स जो है योजना का उद्देश्य जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना है। मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना है। नेक्स्ट है VSNL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? VSNL भारत संचार निगम लिमिटेड का स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? कागज विनिर्माण यमुनानगर जो कि हरियाणा में है, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है और कमलापुरम तेलंगाना में है। कमलापुरम कहाँ है? तो तेलंगाना में, कमलापुरम तेलंगाना। और बल्लारपुर कहाँ है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में, बल्लारपुर महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है। आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर प्रतिबंध लगाना है। आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण पद का संदर्भ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवंचन पर टैक्स इवेशन पर प्रतिबंध लगाना है। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? आबिद हुसैन समिति ने। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना इसका उद्देश्य है। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या था? उद्योग अधिनियम 1951। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में, इसकी स्थापना 1870 में किया गया था। साकची यह झारखंड में और इसकी स्थापना 1907 में किया गया था। हीरापुर पश्चिम बंगाल वर्ष 1908 में इसकी स्थापना। भद्रावती कर्नाटक वर्ष 1823 में स्थापना किया गया था। वर्णपुर पश्चिम बंगाल वर्ष 1937। यहाँ सबसे ज़्यादा पुराना तो भद्रावती लग रहा है जो कि कर्नाटक में, और कब स्थापना हुआ था? वर्ष 1823 में। तो याद रखिएगा कुल्टी पश्चिम बंगाल में, साकची झारखंड में, हीरापुर पश्चिम बंगाल, भद्रावती कर्नाटक, वर्णपुर पश्चिम बंगाल, और यह सभी के सभी स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? महारत्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2009 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग है। भारत का सिलिकॉन घाटी की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? बेंगलुरु को प्रदान की गई है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? उद्योग के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया गया था? उद्योग के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु। वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई थी? नरसिम्हा राव सरकार द्वारा। नेक्स्ट है जिसे LPG कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया? MSMDA का पारित किया गया था वर्ष 2006 में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था? भारत में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम भारत में बनाया गया था। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल कारोबार या लाभ एक सीमा से अधिक है, उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत वृद्धि लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कृषि क्षेत्र के बाद कपड़ा उद्योग। भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु।
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को वर्ष 2005 से बदलकर नया आधार वर्ष कौन सा कर दिया गया है? तो यह किया गया है वर्ष 2011-12। पहले 2005 था, बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठन हुआ था? वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन हुआ था? SVS राघवन समिति के द्वारा। SVS राघवन की अध्यक्षता में ही प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति का गठन हुआ था। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? वर्ष 1991 में। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन कितने अंतराल पर किया जाता है? मासिक आधार पर किया जाता है। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? यह कुटीर उद्योग कहलाते हैं। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा आर्थर सी क्लार्क को। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से। असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अर्जुन सेन गुप्ता। सत्यम समिति का संबंध किससे है? सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है। भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? देखो फिर से, भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? मध्यम एवं छोटे पैमानों के उद्योग में। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास पर उत्तरदायित्व किस पर है? भारत पर्यटन विकास निगम पर। नायक समिति किससे संबंधित है? नायक समिति लघु उद्योगों से। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? सी रंगराजन समिति। किस वित्तीय वर्ष से जिससे सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ? वर्ष 1991-92 में। सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश आरंभ हुआ वर्ष 1991-92 में। HAL किससे संबंधित है? जिसे हाल कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वायुयानों के उत्पादन से है। हाल किससे संबंधित है? वायुयानों के उत्पादन से है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र आ गया है, जैसे कि राउरकेला उड़ीसा में है। स्थापना हुआ था 1955 में और स्थापना में सहयोगी देश कौन थे? तो जर्मनी। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थापना 1955। दुर्गापुर 1955। दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से और बोकारो की स्थापना 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना वर्ष 1991 में सिंदरी बिहार में किया गया था। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना वर्ष 1991 में सिंदरी बिहार में किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है गरीबी एवं बेरोजगारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयड। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने भी असमर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को भी पूर्ति न करे उसे क्या कहेंगे? गरीबी कहेंगे। जिसमें आ जाता है भोजन, वस्त्र एवं आवास, रोटी, कपड़ा और मकान। भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? गरीबी के अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय है। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया गया है। दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के निर्धारण से। दांडेकर रथ फार्मूला गरीबी रेखा के निर्धारण से है। आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? यह गिनी गुणांक है। आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? क्रमशः मैक्स ओ लॉरेंज तथा कोरेडो गिनी ने। मैक्स ओ लॉरेंज वर्ष 1905 में और गिनी ने 1912 में। याद रखिएगा, लॉरेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज और गिनी गुणांक को गिनी ने वर्ष 1912 में।
वर्ष 1989 में लकड़वाला समिति का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? यह हुआ था भारत गरीबी के माप के लिए। निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नकर्से द्वारा दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना जाता है? परिवार को इकाई माना जाता है। भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI जारी किया गया है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? यह है आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? भारत में अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक है। क्या है? संरचनात्मक। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन वर्ष 1975 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्ष 1952 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में। बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1975 में। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? कुपोषण के कारण इथोपिया कहा जाता है भारत का मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? अत्यधिक गरीबी हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? तेंदुलकर समिति जिनका संबंध गरीबी से ही है और यह अनुमान का आकलन किया 37.2%। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। नेक्स्ट है विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? यह संबंधित है आर्थिक विकास से। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किए गए थे? वर्ष 1982 में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? 50% से अधिक निर्धन जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? सुरेंद्र कुमार डे को भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ट्राइसेम कार्यक्रम या ग्रामीण विकास से संबंधित है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। यह आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां हैं जैसे कि डॉक्टर वाई की अलग समिति, लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, अरविंद पनगढ़िया टास्क फोर्स। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से निकाला गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर। भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? 0.50%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह प्रारंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? वर्ष 1983 में। एड्रागोगी किससे संबंधित है? माफ करिएगा, एड्रागोगी किससे संबंधित है? एड्रागोगी किससे संबंधित है? पौध शिक्षा से है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है।
प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यह नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? जवाहर रोजगार योजना यह प्रारंभ की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? आंसर हो जाएगा थेम्बली, महाराष्ट्र। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्यापक है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? सबके लिए आवास योजना वर्ष 2022 तक। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों के मध्याह्न भोजन वितरण करने से है। अच्छा, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध किससे है? प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण से है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था? वर्ष 2015 तक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत यह केरल में है। केरल में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। समन्वित ग्रामीण विकास योजना के मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना था? गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था भारत में। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा U आकार का। मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था? गरीबी रेखा का निर्धारण किया था अलग समिति ने। यदि कोई व्यक्ति, ये तो हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी? तो स्थापना हुई थी IMF का और वर्ल्ड बैंक का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का स्थापना किया गया था ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजिन मेयर। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष यूजिन मेयर थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189 है। नॉर्वे इसका 189वां सदस्य देश है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? हैरी डी हाइट के, जो कि USA। हैरी डी हाइट के योजना के प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? हैरी डी हाइट योजना के प्रारूप के आधार पर। IMF की 14वीं समान समीक्षा के तहत निर्धारित कोट में भारत कौन सा स्थान है? 8वां है। विकासशील देशों में निजी उद्योग को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध करवाती है? तो यह उपलब्ध करवाती या फिर प्राप्त करवाती है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। विकासशील देशों में निजी उद्योग को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम।
वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में कौन शामिल है? तो अमेरिका है, जापान है और चीन है। भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? विश्व बैंक के द्वारा। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को IDA को विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट यह जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक प्रकाशित करता है। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर क्या है? विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो याद रखिएगा, IMF जो है अल्पकालीन ऋण और जबकि विश्व बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा। विश्व विकास रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा। ब्रिक्स में शामिल देशों की सदस्य संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। ब्रिक्स में शामिल देशों की सदस्य संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। 5 नए सदस्य देश मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया है। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो गई। रॉ सूचकांक कौन जारी करता है? रॉ सूचकांक विश्व बैंक। व्यापार सुगमता का सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्य कब प्रारंभ किया? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने IBRD ने कार्यक्रम प्रारंभ किया था जून 1946 में। जून 1946 में ही IBRD ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण किस संस्था से संबंधित है? यह संबंधित है विश्व बैंक समूह से। कौन सी संख्या विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? IMF का सदस्य बना था वर्ष 1945 में। वर्ष 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार क्रमशः कितने प्रतिशत है? 2.76% और 2.64%। भारत का अंशदान जो है 2.76% और मताधिकार क्रमशः 2.64% है। भारत विश्व बैंक समूह के किस संस्था का सदस्य नहीं है? भारत विश्व बैंक समूह के किस संस्था का सदस्य नहीं है? निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का सदस्य नहीं है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। IMF का प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए सहायता प्रदान करना या फिर ऋण प्रदान करना। विशेष आहरण समिति, विशेष आहरण अधिकार STR का प्रयोग किस प्रकार से नहीं किया जाता? स्वतंत्र विनिमय बाजार में विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग करना। विशेष आहरण अधिकार का प्रयोग किस प्रकार से नहीं किया जाता? स्वतंत्र विनिमय बाजार में विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? IFC का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों में निजी उद्योग के लिए बिना गारंटी धन की व्यवस्था कराना। नेक्स्ट है ADB, एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन भारत का पदेन गवर्नर होता है? तो होता है वित्त मंत्री। STR के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित हैं? अमेरिकी डॉलर सम्मिलित है, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। 5 में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में।
यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र का क्या कार्य है? यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा है? यह कहा है यूएनडीपी ने। भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा है? यूएनडीपी ने। यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान की नोबेल शांति से सम्मानित किया गया था। यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में। गैट का कार्यालय कहाँ और किस वर्ष स्थापित किया गया था? गैट का कार्यालय कहाँ? तो जिनेवा में। कब? वर्ष 1948 में। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT गैट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी? विश्व व्यापार संगठन गैट के उरुग्वे चक्र की वार्ता। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? एनगोजी ओकोजो-इवेला। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना था? वर्ष 1995 में ही बन गया था। अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संघ द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता से है। अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संघ द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित था? एक मिनट। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित था? तो कृषि से। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में क्या क्या सम्मिलित है? बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन तथा निर्यात प्रतियोगिता। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि किससे संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन से। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? 26 अप्रैल 1996 को। SCO का गठन 26 अप्रैल 1996 को की गई थी। संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा 17वें संघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान में। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत व चीन में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? ब्रिक्स में शामिल हो गया है दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2011 में। ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो रूस की है। न्यू विकास बैंक NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? KV कामत। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? क्लॉस श्वाब है। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे? पीटर सदरलैंड। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। कौन कौन सा है? तो कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, प्रिंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डन मैन सैक्स के जिम ओ'नील द्वारा किया गया था। ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डन मैन सैक्स के जिम ओ'नील द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC और इसमें सदस्य संख्या है वर्तमान में 189 और 189 सदस्य कौन सा है? नॉर्वे है। नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो नॉर्वे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का गठन किया गया था 1945 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC और इसका सदस्य संख्या है 190 और नवीनतम सदस्य है अंडोरा। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका गठन किया गया था 1995 में। मुख्यालय है जिनेवा और इसमें 164 देश है। नवीनतम देश अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का गठन 1964। मुख्यालय है जिनेवा। 195 टोटल देश हैं। एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका गठन 1966। मुख्यालय मनीला। नवीनतम मतलब सदस्य देश इसमें दिया गया 68 है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, जिसे एशियान भी कहते हैं। एशियन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाएगा जकार्ता। स्थापना हुआ था एशियान का 1967। इसमें सदस्य संख्या है 10, जिसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस,
मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया हैं। नेक्स्ट है नाफ्टा। नाफ्टा का गठन किया गया था 1994 में। मुख्यालय है ओटावा, मैक्सिको सिटी, वाशिंगटन डीसी। इसमें 3 देश हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। नाफ्टा में 3 देश, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। एपेक। एपेक का गठन किया गया था 1989। मुख्यालय सिंगापुर। टोटल 21 देश। नवीनतम सदस्य देश जो है वियतनाम है। यूरोपियन संघ का स्थापना 1958 में किया गया था, 1958 में किया गया था। और EEC का यह प्रवर्तित रूप है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। टोटल देश 27 हैं। टोटल देश 27। मर्कोशूर। मर्कोशूर का गठन 1995। मोडे वीडियो इसका मुख्यालय। इसमें टोटल 5 देश, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे व वेनेजुएला। यह दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है। कौन सा? मर्कोशूर। ओपेक। ओपेक का गठन किया गया था 1960 में। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। इसमें टोटल देश 13 हैं। 13 देशों में ईरान, इराक, अंगोला, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजर, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो व गैबोन है। नेक्स्ट है SCO, संघाई सहयोग संगठन। इसका स्थापना जो है एक मुख्यालय बीजिंग जो चीन में है। इसमें 9 देश शामिल हैं, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ध्यान देने वाली बात है कि SCO में जो है भारत भी शामिल है, साथ ही साथ पाकिस्तान भी शामिल है। दक्षेस, जिसे सार्क कहते हैं, इसका गठन 1985। कहाँ? मुख्यालय है काठमांडू। इसमें टोटल देश 8 है और इसमें 8 देश कौन कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसका गठन 1948। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। टोटल देश 36। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का गठन 1945। टोटल देश 194। NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2015। मुख्यालय चीन के संघाई। इसमें टोटल देश 9, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे व मिस्र है। एशियाई क्लियरिंग यूनियन ACU, इसका गठन 1975। तेहरान इसका मुख्यालय। 9 देश इसमें शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, भूटान व म्यांमार शामिल है। किसमें शामिल है? तो यह शामिल है एशियाई क्लियरिंग यूनियन ACU में। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क। इसमें टोटल देश 193 और नवीनतम या फिर 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। G7 का गठन किया गया था 1975। इसमें टोटल देश 7 हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूनाइटेड। G15 इसका गठन 1989। 17 विकासशील देशों का संगठन है। G20 का गठन 1999। 19 औद्योगिक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था एवं यूरोपीय संघ का समूह एवं अफ्रीकी संघ इसमें शामिल है। नेक्स्ट है वैश्विक रिपोर्ट सूचकांक 2022-23 एक दृष्टि में। मैं तो कहूँगी तो इसे आप लोग करेंट अफेयर्स में आप लोग देख लेंगे। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 जारी करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। शीर्ष स्थान वाला देश है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड। निम्न स्थान पर है अफगानिस्तान, 36 नंबर पर लेबनान, सियरा लियोन 135 नंबर पे। भारत का स्थान 126वां है। इसे आप लोग करेंट के अनुसार से देख लीजिएगा। अगर देखना चाहें यहाँ पे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के देख लें। आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा ही वीडियो बन चुका है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है विविध। विविध को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद इकोनॉमिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसका मास्टर वीडियो भी स्टडी क्रैप या फिर एजुकेशन ब्रांच पे डाल दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कुल उत्पादन स्थिर होगा तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होता है? 0। दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? अवसंरचना के विकास और वित्तीय हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य के लिए। ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। ISO 14001 जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? A.O. हर्षमैन ने। भारत की प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देवेंद्र कुमार शिकरी। एनर्जी
स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। गॉडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? जनसंख्या को। वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? अल्प पोषण, शिशु वृद्धिरोधन तथा शिशु मृत्यु दर। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमल जालान थे। व्यय प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष विमल जालान। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना चरण सिंह ने की थी। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक रचना चरण सिंह ने की थी। नेक्स्ट है मराकेश संधि किससे संबंधित है? दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से। दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से। नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? परिवारों या उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग से नेट मीटरिंग का संबंध है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। सेमफेक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? राजस्थान वित्त निगम द्वारा। सेमफेक्स योजना। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुरनाल मिर्डल ने। रोलिंग प्लान किसने दिया था? गुरनाल मिर्डल। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यायशीता सिद्धांत ट्रस्ट प्रिंसिपल महात्मा गांधी ने। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? प्रगामी वैश्य सिंच प्रगामी कराधान। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया था? ITC ने। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहाँ है? अहमदाबाद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ युग्मित होता है? आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ युग्मित होता है? स्फीति के साथ। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? VS मिन्हास। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? जुलाई 1982 में। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारत सरकार के संचित निधि से धन निकालने के लिए। पॉलिटी में भी देखा होगा। वर्ष 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया था। स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया था। कब? 1968 में। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को जे टिनबर्गिन ने प्रतिपादित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1969 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तकों बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने। फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैफ्था क्रैकर संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया था? पानीपत, हरियाणा। भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया था? आंध्र प्रदेश। प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर से है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर से। भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष लागू हुआ था? पेटेंट कानून वर्ष 1972 में। सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई थी? गुजरात में। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेंस कब प्रारंभ किया था? वर्ष 2007 में। भारत ने प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस वर्ष किया था? वर्ष 2003 में। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। राजकोषीय घाटा का क्या दुष्प्रभाव होता है? राजकोषीय घाटा का क्या दुष्प्रभाव? मुद्रास्फीति का बढ़ना और सरकार के ऋण भार में वृद्धि। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? अर्ध सामंतवादी। पूंजी का संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा करने के बाद किस समिति ने की थी? विजय केलकर समिति ने मार्च 2004 में। विजय केलकर समिति 3 ने मार्च 2004।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट का प्रारंभ किया। 23 दिसंबर 2019। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन है? J.M. किन्स। द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन है? द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन है? J.M. किन्स। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है, तो यह है देहरादून में। द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम का भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ष 1980 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसका प्रकाशन 1980 में हुआ था, लेखक है अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1776 में। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी? एडम स्मिथ। प्रकाशन हुआ था 1776 में। प्रतिपक्ष अर्थशास्त्र। प्रतिपक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित होता है? काउंटरपार्ट इकोनॉमिक्स या आधारित उत्पादक के दृष्टिकोण पर। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों में क्या शामिल होता है? भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता। आर्थिक विकास के क्षेत्र के दृष्टिकोण से प्रतिपादक कौन थे? फिशर तथा क्लार्क। आर्थिक विकास के क्षेत्र के दृष्टिकोण के प्रतिपादक फिशर तथा क्लार्क। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब किसी फर्म को न हानि हो रही हो न लाभ हो रहा हो, ब्रेक इवन बिंदु कहलाएगा। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? कल्याण अर्थशास्त्र से। विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सरकार के एसटीआर मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट और आईएमएफ के पास आरक्षित निधि। आरबीआई के विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सरकार का एसटीआर, आईएमएफ के पास आरक्षित निधि। विलियम डी नॉर्डहाउस व पॉल एम रोमर ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध किया। किसने? विलियम डी नॉर्डहाउस व पॉल एम रोमर ने। तो ये रहा इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स जो है कंप्लीट हो चुका है। मास्टर वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई और सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करूँगी, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, टाइम टू टाइम आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हमारा वीडियो आने का कोई टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करती हूँ, आप लोग को पता भी होगा। लाइब्रेरी जाने के कारण मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइम वेस्ट नहीं करने का। तब तक के लिए धन्यवाद।